मृगनयनी। बृंदावनलाल वर्मा। भाग 14। ग्वालियर के किले के दक्षिणी मैदान में पुनर्वास के लिए लौटे हुए लोगों के अब कोई झोंपड़े नहीं रहे थे। वे अब किले के नीचे नगर में जा बसे थे। उस मैदान के पूर्वी छोर की दीवार के नीचे छोटे बड़े ऊंचे नीचे बांसों पर विविध रंगों के घड़े, घास फूस और मिट्टी के पक्षी तथा डोरियों पर लटकते चक्कर खाते हुए छोटे छोटे गोले घूम रहे थे। सामंतों और सैनिकों के साथ मानसिंह तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। एक घड़ी दिन चढ़ते ही अभ्यास करने वाले इकट्ठे होकर समूहों में बंट गए थे। मानसिंह के साथ विजय जंगम भी था, जिन्होंने अभ्यास का आरंभ ही किया था। वे बड़े बड़े लक्ष्यों को साध रहे थे। जिनको पारंगत समझा जाता था वे छोटे के सामने थे। इन सब के पीछे मोटे कपड़े के रेत भरे बोरों की दीवार उठा दी गई थी, जिससे तीरों की नोकें कोट की दीवार से टकराकर झड़ न जाएं। मानसिंह और विजय के सामने डोरी से लटकता हुआ एक छोटा सा घड़ा था। इसको उतारा गया और उसमें पानी भर दिया गया। काठ की एक छोटी सी बत्तख उसमें डाल दी गई। मानसिंह ने विजय से कहा, टांग देने के बाद इस घड़े को हिला दिया जाएगा। चक्कर खाते हुए घड़े के भीतर से बत्तख को तीर छेद कर निकाला जाए, तब बात है। कितने तीरों में एक लग जाए तो सफल वेद समझा जाएगा? विजय ने पूछा। 5। मानसिंह ने उत्तर दिया। पहले राजा। विजय ने स्वीकार करते हुए कहा। पहले आचार्य। राजा ने मुस्कुराकर प्रतिवाद किया। आचार्य, यदि इस लक्ष्य को वेद कर लो तो अरने भैंसे और हाथी के मस्तक को फोड़ दोगे। महाराज, हम लोग लड़ाई के सिवाय और कहीं किसी का मस्तक नहीं फोड़ते। जीव हिंसा को पाप समझते हैं। इस लक्ष्य को वेद करते हुए सोचोगे न कि शत्रु के मस्तक को छेद रहे हैं। सामने तो घड़ा है, शत्रु नहीं है। तब अवसर आने पर शत्रु का शिरोच्छेद करने में हाथ नहीं कांप जाएगा? कभी नहीं कौपा। पिछली लड़ाई में किया था मैंने भी कुछ। तो उस शत्रु के सिरों को क्या मिट्टी का ढेर समझकर तीर चलाए थे? नहीं तो जब जैसा समय आता है तब तैसा सोच लेते हैं। जब ये घड़ा हिलेगा तो क्या उसकी उतनी तीव्र गति हो जाएगी जितनी घुड़सवार की होती है? तो क्या दौड़ते हुए घोड़ों पर तीर चला उठे? घोड़ों पर नहीं, अन्न के खेतों का नाश करने वाले अरनों, सुअरों और पक्षियों पर चलाओ। आप कहेंगे मोर, नीलकंठ और हंस सरीखे पक्षियों पर भी चलाओ। नहीं तो और अनेक चिड़ियां हैं। हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है। आप कैसे शैव हैं? कुमार देवताओं की सेना के सेनापति और आपके आराध्यों में आज आपको क्या हो गया है? क्यों इतना हट कर रहे हैं? अभी कुछ ठंड है, फिर धूप तीव्र हो जाएगी। करिए ना आरंभ। बात यह है कि मैं 1-2 दिन के लिए शिकार खेलने जाना चाहता है। इच्छा है कि आपको भी साथ ले जाऊं। नाहर, तेंदुए इत्यादि भी मिलेंगे। इनको तो आप मारेंगे? इनको भी नहीं मारूंगा। शिकार में साथ नहीं जाऊंगा। अपने हट को छिपाने के लिए विजय हंस पड़ा। आप असल में मेरे चित्त को विचलित करके लक्ष्य वेद में चुकाना चाहते हैं, इसलिए इस अनुपयुक्त प्रसंग पर ही शास्त्रार्थ कर उठे। राजा ने भी हंस दिया। कहा, अच्छा जाने दीजिए, पहले मैं शरसंधान करता हूं। लग गया तो आपको इसी प्रकार का दूसरा घड़ा मिल जाएगा। चूक गया तो आप चलाएं। इसी प्रकार 5 तीरों से अभ्यास चलेगा। घड़े को वेग के साथ हिला दिया गया। राजा ने दृढ़ता के साथ सांस साध कर निशाना लिया। तीर चूक कर रेत की बोरी में जा छिपा। विजय ने भी बहुत साध कर तीर छोड़ा। वो भी असफल रहा। मानसिंह के एक तीर से घड़ा तो फूट गया, परंतु काठ की बतख को तीर नहीं छू सका। विजय ने 2 बार घड़े को फोड़ा, परंतु बतख का वेध वो भी न कर सका। दूसरे समूहों का अभ्यास चल रहा था। बड़े लक्ष्यों को सहज ही वेध लिया जाता था, परंतु छोटों का वेधना बहुत दुष्कर हो रहा था। किसी ने वेध लिया तो वो अपनी सफलता के उल्लास में मग्न हो जाता था। मानसी और विजय ने दूसरे निशानों पर अभ्यास किया। कहीं सफलता मिली, कहीं नहीं मिली। अभ्यास में एक पहर गया। सब लोग अपने अपने धनुष बाणों को संभाल कर ले गए। मानसिंह और विजय साथ साथ राजभवन में आ गए। मानसिंह ने कहा, तुर्क लोग तीरंदाजी में बहुत बड़े चढ़े हैं। जब तक हम लोग उनकी अपेक्षा अच्छे तीरंदाज नहीं हो जाते, तब तक उनका सामना सफलता के साथ नहीं हो सकता। हम लोगों में साहस, शौर्य इत्यादि सब कुछ है, परंतु इसकी कमी है। विजय बोला, और कई कमियां हैं, जिनमें से एक बड़ी कमी अच्छे घोड़ों की है। तुर्कों के पास अच्छे घोड़े हैं। महाराज को स्मरण होगा कि मैंने तेलंगाना के दक्षिणवर्ती विजयनगर राज्य का कुछ वृत्तांत सुनाया था। बहमनी सुल्तानों से लड़ने में विजयनगर की अपार सेना इन 2 त्रुटियों के कारण ही रह जाती है। मानसिंह ने निश्चय के स्वर में कहा, मैं इन दोनों त्रुटियों को दूर करना चाहता है। अभ्यास, अभ्यास, घोर अभ्यास से हम लोग तीरंदाजी में तुकों से आगे निकल जाएंगे। घोड़ों की समस्या अवश्य दूर पड़ती है, सो मेवाड़ के मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं। मेवाड़ के राणा को मैं अपना बड़ा मानता हूं। इस काम में वे सहायता करेंगे। सोना चांदी बहुत चाहना पड़ेगा। कहां से आएगा इतना? विजय ने संदेह प्रकट किया। सोने चांदी की कमी नहीं रह सकती। शासन का प्रबंध अच्छा रखा जा रहा है। प्रजा अन्न उपजावेगी। सेठ और व्यापारी उद्योग धंधों को बढ़ाएंगे, फिर कमी नहीं रह सकती। आपको भवन बनवाने हैं, मंदिर भी सोचा था, परंतु अभी नहीं। ध्यान में ही नहीं आया है कि भवन किस प्रकार का बनेगा और कैसा। दक्षिण का नमूना तैल मंदिर है, परंतु किसी और ढंग का बने तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले शस्त्र और सेना, फिर कहीं भवन और मंदिर और शिकार। इन सबसे पहले मैंने वैसे ही कहा, परिश्रम कर लेने पर कुछ अवकाश भी तो चाहिए। जीवन में काम ही सब कुछ है।
एक काम से मन उचटे तो दूसरा करने लगे। मैं तो अवकाश इसी को कहता हूँ। आपकी इस बात को मैं बहुत पहले गांठ में बांध चुका है, इसलिए परिश्रम से आह्लाद पाता हूँ। प्रण किया है, जब भवन और मंदिर बनवाऊंगा तब मजदूरों के साथ नित्य 1 घंटे मैं भी पत्थरों पर श्रम करूंगा। शिकार खेलने कब जाएंगे महाराज? फिर व्यंग्य, नहीं जाऊंगा। उस गांव का वो ब्राह्मण 2 बार आकर बुला गया है। हुलास में आकर उससे कह देता है कि शीघ्र आऊंगा, परंतु वो हुलास क्षणिक सा रहा, मैं भूल गया। आज फिर स्मरण हो आया। मेरे साथ न्याय करो आचार्य। मैं केवल मन बहलाव के लिए नहीं जाना चाहता हूं जंगलों में। तीव्र गति के साथ दौड़ते हुए भयंकर पशुओं को एक तीर से मार गिराने की क्रिया में निपुण होना चाहता है। बन सका तो वहां के टूटे हुए मंदिर के उद्धार में भी कुछ सहायता कर दूंगा। गांव के शास्त्री ने कुछ और भी कहा था, स्मरण नहीं आता। कुछ बहेलियों की बात कही होगी, याद नहीं रही। विजय को राजा ने भोजन कराया, फिर स्वयं किया। भोजन के उपरांत विजय मानसिंह को वीणा वादन सुनाया करता था। वो इसका अच्छा जानकार था। वीणा वादन पर मानसिंह मुग्ध हो गया। जब रुका, विजय से उमंग में भर कर कहा, पहले के लोगों ने बड़े बड़े मंदिर और विशाल मूर्तियां बनवाई है। मैं चाहता हूं संगीत को पत्थरों में खुदवाऊं। पत्थरों में संगीत? विजय ने वीणा को एक ओर रखकर आश्चर्य प्रकट किया। क्या कुछ असंभव है? अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज ने विग्रहराज नाटक और हरकिसी नाटक को खुदवा दिया था, न शिलाओं पर। परंतु संगीत, ये तो हृदय और गले की चीज है। क्या अकेले मैंने ही ठेका लिया है सब निर्धार करने का? एक सुझाव दे दिया, कुछ आप भी सोचो। ये भी किसी क्षणिक उल्लास की ही उपज है महाराज, या कुछ और? आप जितने सरस संगीतकार हो, आचार्य उतने सरस वार्ताकार नहीं हो। महाराज, मेरे गुरुओं ने खरी बात कहने और निष्प्रिय रहने की शिक्षा दी है। अच्छा, मैं वचन देता है कि उल्लास क्षणिक नहीं रहेगा। मैं संगीत को पत्थरों में मूर्त करने की बात सोचा करूंगा। राग रागिनियों की मूर्तियां और उनकी आरोही अवरोही अलंकार, ताने उभार कर खोद कर पत्थरों को सजीव किया जाएगा क्या? अभी कुछ नहीं कह सकता। कहा न कि आप भी सोचते रहो। लालसा है कि उसको देखकर अनजान भी किसी गीत को गा उठे। वीणा पर किसी और राग को मूर्त करिए। अच्छा, कुछ क्षण, फिर थोड़ा सा विश्राम करिए, काम को देखिए। विजय ने कुछ क्षण वीणा बजाई। मानसिंह ने एक घड़ी विश्राम किया और काम के लिए भवन के बाहर निकल आया।